वेलकम बैक स्टूडेंट। माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे केपी मॉडल के बारे में। केपी मॉडल का हमारा डेरिवेशन चल रहा था। तो केपी मॉडल के हमको जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। केपी मॉडल के इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। तो देखना बच्चों, केपी मॉडल का जो इक्वेशन आया था वो क्या आया था? फ्रॉम केपी मॉडल जो आपको इक्वेशन प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था? P साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए। ये आपका था केपी इक्वेशन। P साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस ऑफ के। तो बच्चों, इस केपी इक्वेशन की हम कंडीशन देखेंगे कि किन कंडीशन पर हमको एनर्जी की मान क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो देखना बच्चों, और क्या जानते थे आप? P क्या होता था यहाँ P बराबर बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर ओवर 2 बीटा ए बी बीटा। बीटा को काटना चाहो तो काट दो, ठीक है ना। ये वैल्यू होती थी जहाँ पर आपके बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर क्या होते थे? अज्ञात नियतांक, जिनको आपने अल्फा स्क्वायर को माना था 2me ओवर h कट स्क्वायर। जब विभव क्षेत्र का मान या फिर स्थितिज ऊर्जा का मान या फिर आवर्तिक विभव का मान क्या था? 0 के बराबर था। तो उस कंडीशन में हमने जो नियतांक माना था वो था आपका अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी बच्चों आपकी 2me ओवर h कट स्क्वायर के रूप में। इसी प्रकार जब हम रीजन सेकंड की बात करते थे, जहाँ पर आवर्ती विभव इंट्रोड्यूस हो गया था, क्या हो गया था? आवर्ती विभव इंट्रोड्यूस हो गया था। मतलब अब जो आपकी पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती थी वो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इस रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी थी, विभव था आपका आवर्तिक, उसका जो मान था उसका मान कुल ऊर्जा से ज़्यादा था। अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी आई थी बच्चों वो क्या आई थी? नेगेटिव। तो जो उसका जो पार्टिकल का मोशन होता वो ऑक्सिलेटरी ना होते हुए क्या होता? डीकेइंग मोशन, ठीक है ना। अब और उस रीजन को हम बोलते थे क्वांटम रीजन। तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वही मान है जो हमने पहले माने थे। तो अल्फा स्क्वायर हमने क्या माना था? अल्फा स्क्वायर था आपका 2me ओवर h कट स्क्वायर के बराबर इन रीजन फर्स्ट। इसी प्रकार जो आपका बीटा स्क्वायर था, बीटा स्क्वायर क्या था बच्चों आपका? 2m ओवर h कट स्क्वायर v नॉट माइनस ई इन रीजन सेकंड। तो इस प्रकार आपके रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड में ये अज्ञात नियतांक प्राप्त हुए थे, जिनकी वैल्यू क्या थी? अल्फा स्क्वायर बराबर 2me ओवर h कट स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बराबर 2m ओवर h कट स्क्वायर बी नॉट माइनस ई के रूप में। अब देखना बच्चों, यहाँ से यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या क्या कंडीशन रहेंगी? तो कंडीशन नंबर 1 है बच्चों, कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी आपकी कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट। इफ इस समीकरण से देखेंगे, ठीक है ना, केपी इक्वेशन वाली से, इफ p इक्वल टू 0 देन from KP इक्वेशन। अब देखो बच्चों, आप जानते हो यदि मैं KP इक्वेशन में जो P का मान है, P क्या है आपका? ये इसका मान यदि मैं 0 पुट कर दूं तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो वो हमको देखना है। देखो क्या प्राप्त होगा आपको,
देखो इस हम जानते हैं केपी इक्वेशन क्या होगा, फ्रॉम केपी इक्वेशन क्या होता है, पी साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए, पी साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस ऑफ के ए। ये होता है आपका केपी समीकरण। अब इस समीकरण में आप क्या पुट कर दोगे, p बराबर 0, p बराबर 0 पुट कर दिया तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। क्या पुट किया था यहाँ पे, p बराबर 0 के कारण ये टोटल टर्म क्या हो गई 0 के बराबर। तो बच्चों अब जो आपको अगला टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओनली ऑन क्या बचा आपका कॉस अल्फा ए किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ के ए के बराबर। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस ऑफ के ए। देखो ये मान हमको कब प्राप्त हुए थे, जब हमने कंडीशन फर्स्ट के अनुसार केपी इक्वेशन में जो आपका p था उसका मान किसके बराबर पुट किया था, 0 के बराबर। 0 के बराबर पुट करने से आपका p साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए का मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो फ्रॉम केपी इक्वेशन से हमको क्या वैल्यू मिल गई, कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस ऑफ के ए। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या मिल जाएगा आपको, कॉस अल्फा ए है और कॉस के ए है, तो कैंसिल आउट होकर आपको ओनली वन वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू के रूप में क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू के, क्योंकि कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो देखना बच्चों ये जो मान मिला है इस मान का क्या होगा, क्या एनर्जी प्राप्त होगी, क्या कंक्लूजन निकलेगा इससे। तो देखो अल्फा क्या था आपका, अज्ञात नियतांक था, क्या था, अज्ञात नियतांक अल्फा। और अल्फा की वैल्यू मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था उससे पहले अल्फा और बीटा स्क्वायर के मान आपको बताए थे। तो देखो दोनों तरफ ये जो मान प्राप्त हुए हैं दोनों तरफ इनका क्या कर दो, स्क्वायर करने पर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर देखो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर के रूप में। तो देखो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या मानी थी आपने, 2me ओवर एच कट स्क्वायर। क्या था, चूंकि अल्फा स्क्वायर क्या था आपका 2me ओवर एच कट स्क्वायर के रूप में, यही था अल्फा स्क्वायर 2me ओवर एच कट स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा ये 2me ओवर एच कट स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2me ओवर एच कट स्क्वायर। अब यहाँ पर जो m है वो पार्टिकल का मास है आपका, एच कट आप जानते हो, एच कट क्या होता है बच्चों आपका h ओवर 2 पाई के बराबर। तो देखो यदि हम यहाँ से इस पार्टिकल की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी निकालें तो क्या आएगी, देखो तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m, क्या हो गया एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। तो ये रिलेशन जाना पहचाना सा लग रहा होगा, पिछले लेक्चर में हम अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से मतलब जिसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो, शून्य हो। तो जो स्थितिज ऊर्जा शून्य हो उसके लिए जो एनर्जी आती है वो क्या आती है, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m के रूप में। नंबर 2 और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, डिस्पर्सन रिलेशन, परिक्षेपण संबंध, ई और के मध्य संबंध को निरूपित कर रहा है। तो अतः क्या बोल सकते हैं हम, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा का मान
किसके रूप में आएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के रूप में। अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा का मान मुक्त इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर, मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर प्राप्त होता है, के बराबर प्राप्त होता है। क्योंकि हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका मान क्या होता है? 0। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो टोटल एनर्जी होगी ओनली ऑन क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हमने निकाला था। देखो फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बात करते थे? टोटल एनर्जी जो थी वो किसके बराबर थी? 1/2 mv² के रूप में थी। तो 1/2 mv² के रूप में थी, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई किया था? स्मॉल m से। तो क्या बन गया था ये? m² v²/2। तो जो आपका मोमेंटम होता है, संवेग, वो क्या होता है? p बराबर mv। तो ये क्या हो गया था? p²/2m के रूप में हो गया था। अब फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ से लैम्बडा बराबर क्या होता था आपका? h/p के रूप में। लैम्बडा क्या होता था? h/p। फ्रॉम डी ब्रोगले वेव इक्वेशन, देखना लैम्बडा बराबर क्या होता था? h/p के रूप में। तो हमको यहाँ से p की वैल्यू चाहिए थी मोमेंटम की, तो p क्या हो जाता था? h/λ। और लैम्बडा क्या होता था आपका? लैम्बडा = 2π/k। k होता है आपका वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, तरंग संचरण नियतांक। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिलती थी h/2πk, और h/2π को बच्चों माना था h कट के बराबर। तो वैल्यू मिलती थी p की आपको h कट के, और ये वैल्यू हम जस्ट यहाँ पुट करते थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एनर्जी मिल जाती थी h कट स्क्वायर k²/2m के रूप में। तो इस प्रकार से आप इनमें दोनों में रिलेशन स्थापित कर सकते हो कि केपी इक्वेशन में जब हमने p बराबर 0 पुट किया तो आपको जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी किसके बराबर प्राप्त हुई? मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर। तो अगला कंडीशन है आपका कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2, पहले केपी इक्वेशन लिख लो। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, फ्रॉम केपी इक्वेशन क्या होती थी? केपी इक्वेशन p sin α/a प्लस cos α = cos ऑफ k के बराबर होती थी आपकी केपी समीकरण। अब कंडीशन 2 के अनुसार यदि मैं p वेक्टर की वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दूं, इफ p वेक्टर टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आपको जो एनर्जी के मान होंगे वो क्या प्राप्त होंगे या क्या रिलेशन स्थापित होगा? तो देखो इस पूरे समीकरण में यदि मैं p का भाग दे दूं, किसका? केपी इक्वेशन में किसका भाग दे दूं? p का। डिवाइड p का भाग दोनों तरफ केपी इक्वेशन में लगाने पर देखो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ p का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा sin α/α प्लस cos α/p
बराबर कॉस के ए ओवर पी, कॉस अल्फा ए ओवर पी, कॉस अल्फा ए ओवर पी इक्वल टू कॉस के ए ओवर पी। अब एक बात देखना, पी क्या है आपका, टेंस टू इनफाइनाइट, टेंस टू इनफाइनाइट, तो कॉस अल्फा ए में आप पी का क्या दे रहे हो, भाग दे रहे हो, तो ये वाली वैल्यू क्या कर जाएगी आपकी 0। इसी प्रकार कॉस के ए ओवर पी ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो ये दोनों टर्म क्या हो गई 0। ओनली टर्म क्या बचेगी आपकी साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए इक्वल टू 0 के बराबर। तो देखना क्या मिल जाएगा, ओनली ऑन साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या हो गई 0, क्योंकि कंडीशन क्या थी p टेंस टू इनफाइनाइट। तो कॉस अल्फा ए ओवर पी और कॉस के ए ओवर पी दोनों टर्म्स का मान क्या हो गया 0। तो यहाँ से आपको बच्चों अल्फा ए किसके बराबर, अल्फा ए कहाँ चला जाए 0 की तरफ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ओनली साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब अल्फा ए का मान निकालोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस एन पाई के रूप में, क्या आएगा प्लस माइनस एन पाई। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वापस से दोनों तरफ स्क्वायर करने पर देखना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है 2me ओवर एच कट स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर क्या होता है आपका 2me ओवर एच कट स्क्वायर, चूंकि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2me ओवर एच कट स्क्वायर। तो देखना ये वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या मान प्राप्त होता है। इन दो कंडीशन से आपको जो एनर्जी है उनके मान प्राप्त होंगे, और मेजर क्या देखोगे आप कि कौन सी कंडीशन में एनर्जी का मान वेव प्रोपेगेशन वेक्टर मतलब तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर करता है, और कौन सी कंडीशन में तरंग संचरण नियतांक पर निर्भर नहीं करता है। जिस कंडीशन में एनर्जी का मान के पर निर्भर करता है उसमें जो ऊर्जा के मान आएंगे वो कंटिन्यूस रूप से आएंगे, सतत रूप से, और जिस कंडीशन में एनर्जी का मान के पर निर्भर नहीं करता है वहाँ ऊर्जा के मान क्या होंगे विभक्त, डिसकंटिन्यूस। ओके, तो देखना अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 2me ओवर एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2me ओवर एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो देखो एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्या प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m और ये एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m ए स्क्वायर। देखना बच्चों एनर्जी का मान के पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं भी के की टर्म नहीं है, तो यहाँ बोलेंगे हम जो एनर्जी का मान है वो कैपिटल के पर निर्भर नहीं करता, मतलब जो ऊर्जा स्तर प्राप्त होंगे वो आपको क्या होंगे विभक्त प्राप्त होंगे। और जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो यही एनर्जी हुआ करेगी आपकी वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, किसके लिए वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो देखो
यदि मैं यहाँ पर एच कट बराबर क्या होता है आपका h/2 पुट कर दूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बच्चों, E बराबर ±n² h²/8 ma²। तो यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल एनर्जी का जो मान प्राप्त हो रहा है P →∞ पुट करने पर वो तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो ऊर्जा है वो किसके लिए है, एक विमीय विभव कूप के लिए है, और एक विमीय विभव कूप में जो ऊर्जा स्तर प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, आपको विभक्त रूप से प्राप्त होंगे। ऊर्जा के मान विभक्त प्राप्त होंगे, मतलब कहीं पे तो आपके ऊर्जा के मान अनुमत होंगे और कहीं पर फॉरबिडन होंगे। तो हम यह बोल सकते हैं कि ऊर्जा, इस एनर्जी के थ्रू ऊर्जा के क्या बनेंगे, बैंड बनेंगे। जहाँ पर ऊर्जा के मान अनुमत होंगे उसको बोलेंगे हम अलाउड एनर्जी बैंड, और जहाँ पर ऊर्जा के मान वर्जित होंगे उसको बोलेंगे हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो देखो बच्चों, इससे निष्कर्ष क्या निकला, अतः यहाँ ऊर्जा E का मान, अतः यहाँ ऊर्जा कैपिटल E का मान तरंग संचरण नियतांक कैपिटल K पर निर्भर नहीं करता है। अतः यहाँ ऊर्जा कैपिटल E का मान जो है तरंग संचरण नियतांक कैपिटल K पर निर्भर नहीं कर रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और यह ऊर्जा किसके लिए है, एक विमीय विभव कूप के लिए, तथा ऊर्जा का यह मान एक विमीय विभव कूप की ऊर्जा को निरूपित करता है। अतः यहाँ जो ऊर्जा के मान प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, विभक्त, मतलब कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, एक से प्राप्त नहीं होंगे। अतः यहाँ पर जो ऊर्जा के मान प्राप्त होंगे, अतः यहाँ पर ऊर्जा के मान विभक्त प्राप्त होंगे। विभक्त से मतलब जिन एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से मोशन कर सकेगा, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो वेग है मोशन करने के लिए अलाउड रहेगा, उन एनर्जी बैंड को हम बोलेंगे अलाउड एनर्जी बैंड, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर पाएगा उनको बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो इस प्रकार से आपको अलाउड फॉरबिडन इस प्रकार के बैंड मिलेंगे। वैल्यू दे रखी है आपको, n की वैल्यू है यहाँ पर n बराबर 1 2 3 ... ठीक है ना, +-1 में +-2 में। तो इससे अगले लेक्चर में हम इसके जो ये एनर्जी आई है इसके ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड के लिए क्या ग्राफ आएगा और अलाउड एनर्जी बैंड के लिए आपका क्या ग्राफ आएगा, इसी एनर्जी की टर्म से। ठीक है ना बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।